हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस 14 जुलाई करंट अफेयर बूस्टर मॉड्यूल बाय प्रो टैलेंट. I'm sure you are enjoying this module on a daily basis. Monday to Friday is what we are bringing this module for you. I'm sure you must have enjoyed so far. जितने भी वीडियोस है दोस्तों वो आपके लिए लंबे बेनिफिट वाले हैं. We are not just making a daily current affair वाला part which is having just limited usage. ओके ऐसा नहीं है कि आपने अगर करंट अफेयर का एक मॉड्यूल अगर मिस कर दिया तो ठीक है, आपने एक दिन ही मिस करा, ऐसा नहीं है. ठीक है, इफ यू आर मिसिंग आउट ऑन दैट पर्टिकुलर डे, यू आर मिसिंग आउट ऑन वन वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कॉन्सेप्ट. सो आवर एम इज नॉट जस्ट टू गिव यू व्हाट इज हैपनिंग टुडे, बट वी विल ऑल्सो ट्राई एंड डिस्कस इश्यूज कनेक्टेड टू पास्ट. ऐसे कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते हैं जो आपको एग्जाम में स्कोर लगाने में मदद करेगी. ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं. ठीक है, आज का एजेंडा है ये 7 मुद्दे. इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप, जीएसटी का एक बड़ा महत्वपूर्ण एडिटोरियल है जिसके द्वारा हम बहुत महत्वपूर्ण जीएसटी के बारे में बात करेंगे, जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करेंगे, कितने मेंबर होते हैं, कैसी बॉडी है ये, क्या काम करती है, और एक लेटेस्ट डिबेट जो क्रिएट हुआ उसमें मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि क्या आप उस जीएसटी में जो चेंजेस आए उनमें से आप किस तरफ हो. थोड़ी देर में बात करते हैं. ठीक है, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट दिया ऑन प्रोटेक्टिंग लिव इन रिलेशनशिप. हालांकि उन्होंने सपोर्ट करने से मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जाकर इलाहाबाद ने ये बातें करी विच इज क्रूशियल. मॉनसून सेशन ऑफ आवर पार्लियामेंट इज गोइंग टू स्टार्ट सून. ठीक है, और उसमें कितने बिल्स आने वाले हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों. बड़ा महत्वपूर्ण है. 3 महत्वपूर्ण सेशंस होते हैं हमारी पार्लियामेंट के. फिर ओवर द काउंटर बर्थ कंट्रोल पिल हैज स्टार्टेड इन यूएसए, दैट इज एफडीए हैज गिवन एन अप्रूवल. नाउ व्हाई दिस इज क्रूशियल, वी विल टॉक अबाउट इट. F-16 जेट्स जो अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हैं और रशिया उससे नाराज है. रशिया बोलता है इट इज एज गुड एज न्यूक्लियर प्रोवाइडेड टू यूक्रेन, इट्स अ न्यूक्लियर थ्रेट. ठीक है, एंड कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज क्विकली. लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट दिस. आवर प्राइम मिनिस्टर इज इन पेरिस. ठीक है, उनको पेरिस का दैट इज फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिल गया. जब हम ये वीडियो बना रहे तब तक उनको ये मिल चुका था. तो सवाल यह पैदा होता है कि मोदी साहब वहां गए क्यों. ठीक है, सबसे पहला आंसर इज कि वहां पे एक इनसे बेस्टिल डे परेड है. उस परेड के अंदर हमारे मोदी साहब गए. क्या बेस्टिल डे परेड के अंदर ये पहले भारतीय लीडर है जो गए? नहीं, मनमोहन सिंह साहब भी गए थे. ठीक है, बेस्टिल डे परेड. अब ये जो इनसे फ्रांस है, क्या फ्रांस इंडिया का अच्छा दोस्त है? क्या बरसों से हमारी दोस्ती है? ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों. फ्रांस और इंडिया के रिलेशनशिप हैव बीन यू कैन से फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन से पॉसिबली आफ्टर 60-70s के हाइतस के बाद. ठीक है, इन 80s के ज़माने में, इट वाज 70s और 80s के ज़माने में फ्रांस इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे हुए. किस लेवल के अच्छे हुए, चलिए बात करते हैं. ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से नोट करना. इंडिया और फ्रांस का रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं. क्यों अच्छे हैं ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया के साथ जब जब वर्ल्ड ने डिस्क्रिमिनेशन किया तो हमारे साथ कौन साथ में बैठा था? ठीक है, किसने हमें डिफेंस के सपोर्ट का काम किया? फ्रांस. एग्जाम्पल इज 1978 में जब इंदिरा गांधी ने, ठीक है, जब इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्टिंग किया था विच वॉज कंसिडर्ड टू बी पीसफुल अनलाइक 1998. ठीक है, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी पीसफुल. उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा. ठीक है, पीसफुल था, उसका कोई मकसद वो बॉम्ब बनाने का मकसद नहीं था, बट जस्ट ट्राइंग टू सी दैट आर वी एबल टू एनरिच यूरेनियम टू अ पर्टिकुलर लेवल और नॉट. ठीक है, दैट वाज बेसिकली द एम. ठीक है, उस समय पे वर्ल्ड में सब लोगों ने इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे. और उसी समय पे, ठीक है, उसी समय पे जैकस रेने काइरेक हु वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस एट दैट पॉइंट इन टाइम, he became the chief guest
of Republic Day parade. Second time he became the chief guest at Republic Day parade is when he became president after around 22 years. ठीक है, वो प्रेसिडेंट बने, और जब वो प्रेसिडेंट बने तो वो समय था भारत का 1998, जब इंडिया ने ऑपरेशन शक्ति के द्वारा हमने एक न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करी थी अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया और फ्रांस के रिलेशन कितने स्ट्रांग है. जब इंडिया ने कोई ऐसा काम किया जो वर्ल्ड में लोगों को नहीं पसंद आया और हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए, तो उस समय पे ये आते हैं इंडिया में. सो दैट रियली इज टेलिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया. ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज कि इंडिया और फ्रांस के रिलेशन क्या है, इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप क्या है. और अभी जब मोदी साहब वहां पे गए हैं, सो लेटेस्ट क्या हो रहा है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, चलिए एक एक करके समझने की कोशिश. सबसे पहली बात, जो मोदी साहब इज ऑन विजिट टू फ्रांस. ठीक है, मोदी साहब कहां पे गए हैं, किस पर्पस के लिए गए. मोदी साहब इज यू कैन से इन यूएसए फॉर बेस्टाइल डे परेड. ओके, दिस इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट यू शुड नोट इज कि भाई मोदी साहब को कोई महत्वपूर्ण अवार्ड मिला क्या. ठीक है, ये समझने की जरूरत है वहां पे. सो व्हाट इज मोदी गॉट. ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है. आज के दिन जब हम चंद्रयान भेज रहे हैं तो यू कैन से द ग्रांड क्रॉस ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर. ठीक है, which is highest civilian award provided by, you can say, France to anyone. So that is Modi received it. ठीक है, मोदी साहब को ये मिला. मोदी साहब is a chief guest on Bastille Day parade. ठीक है, मोदी साहब is a chief guest of this Bastille Day parade. आपको याद होगा कि फ्रांस is helping India. ठीक है, फ्रांस is helping India during this गगनयान मिशन. कौन से मिशन में मदद कर रहे हैं ये, गगनयान मिशन. फ्रांस के स्पेस एजेंसी का नाम है CNES, विच इज सपोर्टिंग इंडिया ऑन दिस गगनयान मिशन. ये बिल्कुल ध्यान देना. ठीक है, फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES will support scientific equipment plans and will provide French equipment, consumables, medical instruments to various Indian astronauts use. आपको गगनयान मिशन के बारे में पता होगा. ठीक है, इनफैक्ट जब मोदी साहब ने 2019 में G7 समिट जो फ्रांस में हुई थी. ठीक है, G7 समिट जो फ्रांस में हुई थी, उस मीटिंग में इंडिया वॉज अ गुडविल पार्टनर. इंडिया वॉज अ गुडविल पार्टनर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया में आए थे 2018 में. फ्रेंच प्रेसिडेंट कौन थे भैया उस समय पे बताइए. फ्रेंच प्रेसिडेंट इन 2018 विजिटेड इंडिया. They issued joint strategic vision of India and France cooperation in Indian Ocean region. ठीक है, that is very important. Remember, फ्रांस के साथ इंडिया ने इंटरनेशनल सोलार अलायंस का फाउंडिंग किया था. याद है, इंटरनेशनल सोलार अलायंस. ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है. इंटरनेशनल सोलार अलायंस ये इंडिया और फ्रांस की देन है. ठीक है, सिमिलरली इंडिया और फ्रांस का एक जॉइंट सैटेलाइट मिशन है, विच इज थर्ड जॉइंट सैटेलाइट मिशन, विच इज नोन एज तृष्णा. क्या नाम है इसका, तृष्णा. तृष्णा इज द थर्ड जॉइंट सैटेलाइट मिशन ऑफ इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड CNES का. ठीक है, प्राइमरली तृष्णा का यूज होगा इकोसिस्टम का मैनेज करना, स्ट्रेस कितना है उसके ऊपर वो देखना, वाटर यूज मॉनिटरिंग करना, ये सब काम हो रहा है. ठीक है, ये याद रहे. 2018 में हमारा सैटेलाइट GSAT-11 वाज लॉन्च फ्रॉम फ्रेंच ओन्ड एरिया कॉल्ड फ्रेंच गुना. ठीक है, वहां से ये हुआ था. ओके, इंडिया मतलब एक तरीके से देखे तो फ्रांस से बहुत सारा FDI इंडिया में आता रहता है. ठीक है,
आपको ये याद होना चाहिए इंडिया और फ्रांस के बीच में क्या क्या मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। ठीक है, आपके पास एक ही स्लाइड के ऊपर हर तरीके के जीके के क्वेश्चंस आपके सामने जो अगर बन सकते हैं वो सब हम यहाँ पे रख रहे हैं ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना पड़े। ठीक है, आर्मी की जो एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं एक्सरसाइज शक्ति। क्या बोलते हैं इसको? एक्सरसाइज शक्ति। नेवी की है वरुणा। ठीक है, एयरफोर्स की है गरुड़ा। ओके, और फिर एक और होती है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, जो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमने विच इज थ्रू मतलब एयरफोर्स के साथ हम करते हैं। ठीक है, हमने फ्रांस के साथ बहुत अच्छे अच्छे अग्रीमेंट करे हुए हैं। वन ऑफ द अग्रीमेंट इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, विच इज वेरी क्रूशियल कि भैया अगर हम कभी भी फ्रांस के साथ अगर बिजनेस होता रहेगा तो डबल टैक्सेशन नहीं लगेगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। ठीक है, फ्रांस के साथ हमने मिलिट्री लॉजिस्टिक को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के भी अग्रीमेंट करा है ताकि अगर हमें कभी हमारी नेवी को दूर दूर जाने की जरूरत पड़ी तो हम बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, फ्रांस भारत से बहुत दूर तो नहीं है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम फ्रेम अगर हम बात करें सो इट इज सम अराउंड यू कैन से 4.5 घंटे। ठीक है, 4.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है, वो हमसे 4.5 घंटे पीछे है। ठीक है, वो हमसे 4.5 घंटे पीछे है। अगर हम ये बात करें द करंट सिनारियो, है ना, जो फ्रांस की अभी जो बात चल रही है कि भाई फ्रांस का सिनारियो अभी क्या चल रहा है, इंडिया और मोदी साहब जब फ्रांस जा रहे हैं, ठीक है, तो मोदी साहब फ्रांस में जाके क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रांस में मोदी साहब इज गोइंग टू परचेज यू कैन से दिस 26 Rafale M. Rafale M stands for military. Okay, Rafale M stands for not military but marine. Extremely sorry, it is related to marine. Rafale M jets. So that there will be 26 Rafale M jet. ठीक है, will be you can say purchase. 22 single seat fighter will join aircraft carrier. ठीक है, and remaining 4 will be twin seater you can say trainers. ठीक है, this is going to be very important. इसके अलावा हम you can say 3 Scorpion class diesel electric submarine is what we are going to purchase from you can say Rafale. याद रहे that is France. याद रहे Rafale बनाती है वहां की कंपनी called Dassault Aviation. कौन बनाती है? Dassault Aviation. याद रहे भारत को, है ना, हमें हमारी नेवी को पावरफुल करने के लिए वी वांटेड, है ना, वी वांटेड सम काइंड ऑफ व्हीकल, एरियल व्हीकल। तो हमारे पास ऑप्शन था बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट, ये ऑप्शन था, और दूसरा था डसाल्ट एविएशन का राफाल M। दोनों बराबर था, गवर्नमेंट ने राफाल M लेने का वादा करा। ठीक है ना, इसके पहले हमारी एयरफोर्स के पास 36 राफाल के प्लेन परचेस करने का एक एग्रीमेंट हो चुका है। So this is going to be very useful. So you should know that exactly क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है भारत के लिए। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द वर्क इन प्रोग्रेस 50th GST काउंसिल का मीटिंग हुआ। कौन सा हुआ भैया? 50th GST काउंसिल। नाउ GST काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। GST council is a constitutional body. I'm sure you know what you mean by constitutional body. The bodies whose names are mentioned in the constitution. सही बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बट नीति आयोग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। GST काउंसिल का काम है रिकमेंड करना यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को रिगार्डिंग इश्यूज ऑफ GST। GST काउंसिल का आइडिया है कि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म डेवलप करा जाए जहां पे सेंटर एज वेल एज स्टेट के लोग मिलकर साथ में काम करें। क्या मेंबर होते हैं उनके पास? ठीक है, सबसे पहले अगर आप ये पूछे कि सर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कौन से आर्टिकल में इसके बारे में जिक्र किया गया है? ठीक है, आर्टिकल नंबर 279A,
ठीक है, उन्होंने जीएसटी काउंसिल इंट्रोड्यूस करने का कहा था। 1 जुलाई 2016 से इंडिया में जीएसटी एंटर हुआ है, ठीक है, 101st अमेंडमेंट के द्वारा। 101st अमेंडमेंट के द्वारा जीएसटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन अवर कंट्री फ्रॉम 1 जुलाई 2016 एंड दिस इज based on cooperation between center and the states, and that's why it is known as cooperative federalism. I'm sure you know what is the meaning of federalism. Yes or no? Federalism का मतलब होता है सेंटर और स्टेट के बीच में अच्छी एक इनसे मतलब रिलेशनशिप होना। जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन होंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो पोजीशन है दोस्तों, ये ध्यान रखना। What is the meaning of ex officio position? Ex officio position का मतलब होता है जो भी बंदा कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट संभालता है तो ऑटोमेटिकली ही विल बी हैंडलिंग द अदर पोस्ट। सो एनीवन हु इज अ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विल बी ऑटोमेटिकली chairperson of GST Council. So who is the current chairperson of GST Council? Please put that into comment box. How many members are there? Total 33 members are there. Out of this, 2 members are coming from center, 31 members are coming from 28 states. Every state has 1 representative and 3 union territories will have 1 representative. So total 31 coming from state and union territory plus 2 coming from center makes it total 33. ठीक है ना? क्लियर है ये बात? चलिए बढ़िया। ओके, इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट। सो कौन कौन मेंबर है? यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, ठीक है, और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन, ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी बंदा यहाँ पे आ सकता है। इज दैट ओके? इज दैट वेरी क्लियर अबाउट जीएसटी काउंसिल? वेरी गुड। अब जीएसटी काउंसिल का जो 50th मीटिंग हुआ दैट हैज हैपन आफ्टर 5 मंथ का बड़ा गैप। देयर बाय बहुत सारे इश्यूज जो हैंडल करने थे वो भी हैंडल करे, ठीक है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ एपेलेट ट्राइब्यूनल। कभी जीएसटी में पंगा हुआ, कभी डिस्प्यूट हुआ स्टेट्स के बीच में, तो क्या करा जाएगा? उसकी अपील करी जाएगी तो एपेलेट ट्राइब्यूनल होगा, ठीक है। फिर टैक्स ट्रीटमेंट ऑन दी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने जजमेंट दिया। उनका कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग इज अ सीन, इट्स अ पाप, और उसको रोकेंगे कैसे, हम थोड़ी देर में उसको डिस्कस करते हैं। देन जो एपेलेट के ट्राइब्यूनल मेंबर होंगे, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा उसकी क्लैरिटी लगा दी इन्होंने, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर उन्होंने लगा दिया 28% जीएसटी ऑन द फेस वैल्यू ऑफ ऑल बैट्स, विच मीन्स आप जीते उसके ऊपर नहीं, आपने पैसा कितना लगाया उसके ऊपर 28% आपको देना है। विच मीन्स अगर आप 100 रुपए की बैट लगा रहे हो 28% विल बी योर टैक्स, सो दैट मीन्स यू हैव टू पे 128 रुपीज, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman, who is the chairperson of GST Council, mentioned that the moral question of whether the tax treatment for casino-driven tourism can be equated to essential goods and services was considered, and we think morally it is not right. ऐसा उन्होंने कहा। जिस जो 28% जीएसटी लगाने का मतलब क्या है? आप 28% जीएसटी किसके ऊपर लगाओगे? जो चीज आप नहीं चाहते हो कि वो पब्लिक कंज्यूम करें, सही है ना, आप उसको लगाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब आप समझते हैं इस बात को, ये जो ऑनलाइन गेमिंग को मॉरली गलत बोल रहा है, ये ना एज ओल्ड प्रॉब्लम है भारत देश का। महाभारत में आपने कहानी सुनी थी जहां पे पांडव और कौरवों के बीच में एक इनसे गैम्बल होता है, एक गेम खेली जाती है जिसके अंदर युधिष्ठिर was not skilled in it, युधिष्ठिर was not skilled in it, और वो प्योरली गैम्बल कर रहे थे। एंड देयर वाज अ स्किल्ड प्लेयर कॉल्ड शकुनी मामा। शकुनी मामा was a skilled player, और वो स्किल्ड प्लेयर काम कर रहे थे। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि ये जो से ऑनलाइन गेमिंग है और ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटी है, क्या उसको गेम ऑफ स्किल्स माने या
उसको गेम ऑफ लक माने. देयर आर मेनी स्टेट्स विच कंसिडर दिस एज गेम ऑफ स्किल्स. इनफैक्ट बहुत सारे हाईकोर्ट ने भी इस बात का जजमेंट दे चुके हैं. कर्नाटक हाईकोर्ट जजमेंट दे चुका है कि भैया ऑनलाइन गेमिंग या फैंटेसी स्पोर्ट जो होती है, दैट्स अ गेम ऑफ, यू कैन से, स्किल एंड नॉट अ गेम ऑफ लक. याद रहे, गेम ऑफ लक refers to a kind of betting, gambling, and therefore it is treated as wager, and if it is wager, it is prohibited by law. लॉ के द्वारा prohibited है. सही बात है, ठीक है. While if it is a game of skills like your cricket, ठीक है, like your football या any other game, that will not be treated as wager and that is legal. भारत में हॉर्स रेस लीगल है, महाराष्ट्र में कसिनो लीगल है, गोवा में और सिक्किम में. तो कसिनो गोवा और सिक्किम में लीगल क्यों है? बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल पार्ट फॉर टूरिज्म. अगर टूरिज्म के लिए वो एसेंशियल पार्ट है और इसके लिए उसको लीगल किया गया है, तो ऑनलाइन गेमिंग को क्यों लीगल ना करा जाए? तो लीगल ही तो है. उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया 28%, जिसकी वजह से होगा ये कि ये जितने भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं वो अपना बिजनेस शिफ्ट कर लेंगे इंडिया से जाकर बाहर. और अभी हमने आपसे बात करी फ्रांस के साथ, जैसे हमने DTEA करा है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के साथ हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट किया है, जिसकी वजह से वो उन कंट्री में बैठे बैठे इंडिया में ये सब डील करेंगे. एंड दैट विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल. जस्ट लाइक क्रिप्टो करेंसीज इंडिया के बाहर बैठे बैठे अपने से सर्वर लगाकर इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का काम तो करते ही है. और आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी है कि PUBG इंडिया में चलता तो है ना, अलग अलग तरीके से. सो कहने का ये मतलब है कि सरकार का इस तरीके से 28% का हैवी टैक्सेशन डाल देना मे नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट इटसेल्फ, है ना. इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट. ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है. यहाँ पे इस एडिटोरियल में ऐसा कहा नहीं गया है, ठीक है. हाउएवर इस एडिटोरियल के साथ जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई, और जो एक महत्वपूर्ण डिबेटेबल इश्यू क्रिएट हुआ मैंने आपको बताया. तो अब जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या इस तरीके की ऑनलाइन गेमिंग को सरकार को कंप्लीट बैन करना चाहिए या नहीं. क्यों बैन करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए, उसके अच्छे रीजंस के साथ कमेंट बॉक्स में बताइए. दैट विल बी अ गुड डिबेट का पॉइंट फॉर अस. पिछले 2 दिनों से हम नेटो के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि नेटो मेंबर्स की एक मीटिंग हुई. कहां पर हुई? लिथुआनिया में, विनिस्कस में, लिथुआनिया. एंड दे वर डिस्कसिंग दैट शुड वी गिव सपोर्ट टू यूक्रेन इन द फेस ऑफ रशियन एग्रेशन. But they did not provide any timetable for Ukraine to join, जो वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को नहीं पसंद आया. वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये बुरी बात है. जो बाइडेन साहब ने कहा कि नहीं भैया, ये तो हम तुम्हें मदद करेंगे, चिंता मत करो. We will give you cluster bomb, we will give you those F-16 jets, don't worry, we will support you. नेटो के अंदर फिनलैंड became 31st member. Sweden is also, you can say, as an approved member. ठीक है, अभी उसको अप्रूव किया हुआ है. ध्यान से देखिए, स्वीडन हैज बीन अप्रूव्ड ऑन 16 May 2022. गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन, ठीक है, with broad support of Riksdag is their parliament, decided to apply for NATO membership. On 5th July, NATO member countries signed accession protocol for Sweden. Until NATO countries have ratified Sweden's application for NATO. तो अभी जो ये मीटिंग हुई उसमें सबने अप्रूव किया. अभी घर जाकर सभी कंट्रीज, जो भी 31 कंट्रीज है, वो उसको रेटिफाई करेगी इंडिविजुअली. जब रेटिफाई होगा तब स्वीडन उसका से मेंबर बनेगा. ऑन 8th March गवर्नमेंट सबमिटेड द बिल ऑन स्वीडन्स नेटो मेंबरशिप, ठीक है, फॉर अप्रूवल. एंड फाइनली 22 March 2023 में उसको अप्रूव कर दिया था. सो नेटो के अंदर स्वीडन अभी मेंबर बनना बाकी है. अप्रूवल इन प्रिंसिपल हो चुका है. अभी जो भी स्टेट्स है, जैसे तुर्की है, US है, UK, इन सबको अपने घर जाकर बिल साइन करना है. अगर वो साइन हो गया तो स्वीडन विल बिकम द पार्ट ऑफ नेटो. तो अभी तक कितने मेंबर है? 31. हाउ मेनी फाउंडिंग मेंबर्स आर नेटो? बताइए दोस्तों, फाउंडिंग मेंबर्स नेटो के कितने हैं? ठीक है, नेटो कौन से साल में बना? ठीक है, विच ईयर?
NATO got established. ओके, ग्रेट. नेटो ने यूक्रेन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट तो जरूर किया है, पर यह आर्टिकल यह आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि प्लीज नेटो मेंबर्स डोंट मूव वेरी फास्ट टू इंक्लूड मोर एंड मोर कंट्रीज. लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन रशिया यूक्रेन वॉर. यू शुड नॉट. So thereby you should ensure that you are not handling conflict. You are focusing on market economies, democracies, human rights, peace. वहाँ पे ध्यान दीजिए, मिलिट्री ऊपर ध्यान नहीं दीजिए. अब मेरा ये मानना है कि एक मिलिट्री एसोसिएशन जो बना है, ठीक है, नेटो का, उसको इस तरीके का सजेशन देना मे नॉट बी अ गुड आइडिया. ठीक है, किस बेसिस के ऊपर हिंदू एडिटोरियल ये बात कर रहा है? एक मिलिट्री को, एक मारने वाले आदमी को आप बोल रहे हो कि भैया शांति रख, कैसे चलेगा? दिस इज रियली नॉट पॉसिबल. ठीक है, पर इन्होंने दे दिया तो हमने आपके सामने डिस्कशन कर दिया. इन अ वेरी फेमस केस ऑफ किरण रावत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दे दिया जो इंटरफेथ कपल के लिव इन रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन देने से मना कर देता है, और जिसकी वजह से काफी बवाल क्रिएट हो रही है. और इसलिए इस बात को डिटेल में समझना जरूरी है. किसका नाम समझ लिया हमने? ग्रेट. इलाहाबाद हाईकोर्ट हैज डिक्लाइंड द रिक्वेस्ट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम पुलिस हैरेसमेंट बाय एन इंटरफेथ कपल हु आर लिविंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप. And that has sparked national attention. क्यों? क्योंकि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी को ध्यान में रखते हुए कहा कि दो एडल्ट्स व्हेन दे एंगेज इन अ रिलेशनशिप, इट इज देयर फ्रीडम, दे वांट टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, दे कैन, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट their relationship. कपल ने ये अलीज किया था that police is harassing them and they are seeking protection, but court rejected this idea. ठीक है, this is it is really not acceptable. Conventional social morality देखो, live-in relationship is not a marriage. So if there is no marriage, ठीक है, on what ground we will protect you? हाई कोर्ट ने ये बोलकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर दिया. ठीक है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंशियल वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया. ठीक है, जो भी प्रिंसिपल्स है प्रेसिडेंट का, उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया. आप देख रहे होंगे आजकल हमने शॉर्ट्स में कुछ ऐसे मजेदार से वीडियो डालना चालू किया है. स्टेर डिसाइसिस, डबल जियोपार्डी, ठीक है, एंड देन दिस प्रेसिडेंट. इनके विचार हमने छोटी छोटी वीडियोस में बाइट साइज लर्निंग में आपके लिए बनाए हैं, प्लीज उसको फॉलो करिएगा. हाईकोर्ट का ये विचार एक उनका ऑर्थोडॉक्सी के प्रति इंक्लिनेशन दिखा रहा है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस तरीके से जजमेंट दिया था वो सभी हाईकोर्ट के ऊपर बाइंडिंग तो होना चाहिए. तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कर दिया? अब ऐसा कोर्ट करती है ना, और इसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट आकर अपना जजमेंट देगी. सो एक जुडिशियल इनडिसिप्लिन का बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपके सामने आया है, और इस एग्जाम्पल को समझते हुए आपको यह देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को कैसे डिस्कार्ड करती है. ये समझने की बात है. दोस्तों, पार्लियामेंट, भारत की पार्लियामेंट साल में 3 बार तो मिनिमम मिलती है. ठीक है, इसमें से एक होता है मॉनसून सेशन, दूसरा होता है आपका बजट सेशन, और तीसरा होता है आपका विंटर सेशन. तो इस बार बजट सेशन चालू होने वाला है जुलाई 20 तारीख से लेकर अगस्त की 11 तारीख तक, और इस 17 सिटिंग्स में 17 सिटिंग्स में देयर आर 21 न्यू बिल्स आर लिस्टेड एज पर लोकसभा सेक्रेटेरिएट. ठीक है, कितने बिल आने वाले भैया? 21 नए बिल्स आने वाले हैं, और एक पेंडिंग बिल है जिसका नाम है जन विश्वास अमेंडमेंट प्रोविजन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल. ये 2 पेंडिंग है, ये आएंगे प्लस 21 नए. सो टोटल 23 से नए बिल आएंगे.
ठीक है, उनमें से एक महत्वपूर्ण बिल है जो दिल्ली के अंदर जो सेंटर ने अपने हाथ में पावर रखा था कि जो भी आईएएस ऑफिसर है उनका अपॉइंटमेंट क्या होगा, कौन करेगा, उसके बारे में जो उन्होंने ऑर्डिनेंस डाला था, उस ऑर्डिनेंस को ये अभी ऑब्वियसली लॉ बनाएंगे क्योंकि ऑर्डिनेंस का टेन्योर कम रहता है। ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 को जो अमेंड करने का पावर दिया गया था, उस अमेंडमेंट का लॉ इस 21 में इंक्लूडेड है। याद रहेगा सबको? चलिए बढ़िया। वॉशिंगटन में बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट आया है ना, सॉरी बड़ा महत्वपूर्ण अप्रूवल आया। क्या अप्रूवल आया? एफडीए ने बर्थ कंट्रोल पिल को पास कर दिया। एफडीए ने बर्थ कंट्रोल पिल को पास कर दिया। आपको याद होगा यूएसए में एबॉर्शन के लिए बड़ा एक से बवाल क्रिएट हुआ था। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट टुक प्लेस। ठीक है, दिस अबाउट द लीगलिटी ऑफ एबॉर्शन इन यूएसए। There are various restrictions are imposed on the procedure. ठीक है, that is definitely varying based on the each state. Some states prohibits abortion at all stages of pregnancy. ठीक है, others permit it to a certain point in time. ठीक है, तो 1973 में एक बड़ा महत्वपूर्ण एक ऐसे केस आया था जिसका नाम था रो वर्सेस वेड। रो वर्सेस वेड का महत्वपूर्ण जजमेंट आया था और उस रो वर्सेस वेड जजमेंट के द्वारा, ठीक है, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने यह रूल किया था दैट यू कैन से राइट टू हैव एबॉर्शन। ठीक है, राइट टू हैव एबॉर्शन। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट, एबॉर्शन वाज लीगल इन यूएसए। ओके, दिस इज इन 1973। देन केम 1992 में सेकेंड केस आया, 1992, दैट इज नोन एज प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस केसी। इस लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के अंदर कोर्ट अपहेल्ड राइट टू हैव एन एबॉर्शन एंड दे सेड कि जो भी रो वर्सेस वेड के अंदर डिसाइड किया गया था, दैट्स एन एसेंशियल आइटम, that's an essential thing. But come 2022 एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट आता है जिसका नाम है डॉब्स वर्सेस जैक्सन्स वुमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण केस है। ठीक है, 2022 में यूएस सुप्रीम कोर्ट held that Constitution of USA does not confer right to abortion. There is no right to abortion. तो इनका यह जजमेंट रो वर्सेस वेड को ओवर रूल करता है। ठीक है, बराबर है। एंड नाउ वेरियस स्टेट्स हैव यू कैन से पावर टू इम्पोज वेरियस यू कैन से काइंड ऑफ रेगुलेशंस ऑन इट। ठीक है, दिस इज वेरी क्रूशियल। और इसकी वजह से क्योंकि अब पूरे यूएसए में राइट टू अबॉर्शन लीगल नहीं है, तो देयरफॉर देयर हैज टू बी सम बर्थ कंट्रोल पिल्स। सो एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन यूएसए, अप्रूव्ड once a day O pill, which is nation's first ओवर द काउंटर पिल। ओवर द काउंटर का मतलब होता है कि आपको इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, आप सीधा जाओ दुकान पे और वहां से परचेज कर लो। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज नोन एज ओवर द काउंटर पिल। ठीक है, द मैन्युफैक्चरर इज एन आयरलैंड बेस्ड पेरिगो। They won't start shipping the pill until early next year. There will be no age restriction on this sale. So that is what the very interesting item which is coming up. It is 28-day supply, every day one pill is what they are saying. ठीक है? Okay. North Korean leader Kim Jong-un vowed to further bolster his country's nuclear fighting capabilities. ठीक है? उन्होंने second test flight किया, which is a powerful intercontinental ballistic missile के द्वारा उन्होंने किया। ठीक है, दिस इज वेरी क्रूशियल। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के अंदर ये उनका सेकेंड लॉन्च है, ये बिल्कुल ध्यान रहे। हॉलीवुड में 1960 के बाद पहली बार बड़ा शट डाउन हो रहा है, स्ट्राइक हो रही है, पूरा हॉलीवुड बंद है। हॉलीवुड की अच्छी अच्छी मूवी आई है, अभी तो आप देखने गए भी होंगे। ठीक है, ओके, कौन सी? मिशन इम्पॉसिबल। ठीक है, फिर एक आई थी जो पूरी सीरीज के अंदर लास्ट है, ठीक है, विच इज अबाउट
दिस एक्सपीडिशन का जो ट्रेजर हंट तरीके का जो काम करता है अपना, है ना, हैरिसन फोर्ड करता है. प्लीज उस मूवी का नाम बताइए अगर आपको पता हो तो. ठीक है. अफगानिस्तान का तालिबान बोलता है ट्विटर इज बेटर फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच. कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? तालिबान बोल रहा है. तो एक बड़ा सटायर यहाँ पे हो रहा है. कमिंग टू रशिया का इश्यू, रशिया कहता है कि वेस्टर्न F-16 फाइटर जेट अगर यूक्रेन को मिला, वी विल ट्रीट इट एज न्यूक्लियर थ्रेट बिकॉज देयर कैपेसिटी टू कैरी एटॉमिक वेपन्स. उनके पास एटॉमिक वेपन कैरी करने की कैपेसिटी है. सो दिस मॉडर्न वॉर प्लेन्स, ठीक है, दे आर इन द डिमांड बाय कीव. कीव वो डिमांड कर रहा था, दैट इज यूक्रेन वाज डिमांडिंग दिस, और वेस्टर्न एलाइज दैट इज यूएसए दे वर रेडी टू सपोर्ट इट. ठीक है. ओके. सो दिस इज वेरी क्रूशियल. तो इसीलिए उन्होंने कहा दिस इज ए न्यूक्लियर थ्रेट. अगर ये न्यूक्लियर थ्रेट हो गया तो भैया हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेंगे, ये उन्होंने बोल दिया है. स्पोर्ट्स के न्यूज देख लेते हैं. आपने सुना होगा गोल्ड मेडल विनर सुमित अंतिल, है ना, जो है ना जेवलिन थ्रोअर है, जस्ट लाइक हमारे, है ना, नीरज चोपड़ा साहब. ठीक है. सुमित अंतिल ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया बाय, यू कैन से, थ्रोइंग 70.83 मीटर लॉन्ग जेवलिन. इतना दूर उन्होंने फेंका. दिस हैपन इन वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप जो पेरिस में चल रही है. पैरा एथलीट चैंपियनशिप चल रही है. ठीक है. और ये है सुमित अंतिल जिनको अगेन से गोल्ड मेडल मिला था इन पैरा ओलंपिक्स. और अभी एशियन एथलेटिक्स चल रहा है. एशियन एथलेटिक्स चल रहा है ना. दिस एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप इज टेकिंग प्लेस एट बैंकॉक. ठीक है. और वहां पे इट्स अ गोल्डन डे फॉर इंडिया एज ज्योति, अजय एंड अब्दुल्ला दे आर विनिंग गोल्ड फॉर अस. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. यू शुड नो एशियन एथलेटिक्स कहां पे हो रहा है. ठीक है. चलिए, विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल. आई एम श्योर आज के इस मॉड्यूल में आपको बहुत सारा सीखने को मिला होगा. आपके मन में कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में डालिए. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज. Thank you very much for joining with me and all the best. We'll be meeting next on Monday.